तो अब हम इसका दूसरा सब पॉइंट देखेंगे, जो कुदाल और हल वाला टॉपिक था उसी का हम दूसरा सब पॉइंट देखेंगे। हमने इसका जो पहला सब पॉइंट जो राजमहल की पहाड़ियों में वो हमने देख लिया था, और राजमहल की जो पहाड़ियाँ जनजाति उनको कैसे, तो उसके बारे में समझा था। तो हम इसमें देखेंगे अगुआ बासिद, संथाल अगुआ बासिद। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे चट्टानी प्रदेश के बीच में से निकलकर एक गांव में पहुंच गया। कौन? ये बुकानन, जो फ्रांसीसी बुकानन। वैसे तो ये एक पुराना गांव था और उसके आसपास की जमीन खेती के लिए अभी अभी साफ की गई थी, और वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित उपयोग, मतलब अच्छी तरीके से अगर मानव मेहनत करें, उसकी मेहनत का अगर प्रयोग किया जाए, उसके श्रम का प्रयोग किया जाए, तो उस क्षेत्र की तो काया ही पलट हो गई। यानी काया पलट हो गई, यानी वो क्षेत्र जहाँ जंगली था उस क्षेत्र से कुछ भी नहीं मिलता, उसको साफ करके अब खेती के लिए योग्य बन गया। अब लोगों का भी जीवन अच्छा हो रहा है और कंपनी को भी बड़ी अच्छी आय प्राप्त हो रही है। उसने लिखा कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई, यानी अभी भी वो क्षेत्र जंगली क्षेत्र साफ किया गया और वहाँ पर खेती के योग्य बनाया गया, जिससे पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। यानी वो हमेशा इसी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर विवरण प्रस्तुत करता था, और हमेशा जो कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी के फायदे की बातों को ही यहाँ अपने विवरण में वो लिखा करता था, यानी वो एक तरफा निर्णय दिया करता था। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है, और यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है लेकिन बहुत ही बढ़िया है, यानी उसके लिए हम अच्छी चीज़ें खेती के लिए आदि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या, बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी जितनी इस क्षेत्र में जो पहाड़ी जमीन है उसको साफ करके जो संताल लोगों द्वारा बोई गई थी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संतालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली, यानी पहले छोटा सा इलाका था, अब उसने जंगलों वगैरह को साफ करके और पहाड़िया लोग जो पहले वहाँ पर काबिज थे उनको हटाकर उस क्षेत्र को कृषि के योग्य बना लिया। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और उन्हें वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों से भगा दिया, यानी जो नीचे की उपजाऊ ढालें थी जो पहाड़ी क्षेत्र की, वहां से भगा लिया और उन पर अपना कब्जा कर लिया, और वहां से इन्होंने जंगलों का सफाई किया, यानी जंगलों को उन्होंने काट दिया, और फिर यहाँ वहां बस गए। कौन? संथाल लोग वहां पर बस गए, यानी वहां पर निवास करने लग गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल से आने लगे थे। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ समझेंगे, इसका उत्तर भी जानेंगे। तो कब आने लगे, इसलिए तो मैंने आगे कहा था जो अंतिम दशक की बात हुई थी 18वीं सदी की, वो इसीलिए हो रही थी। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किनको? संथाल लोगों को, क्योंकि वो लोग जंगलों को साफ करने में तनिक भी आनाकानी नहीं करते थे। बाकी जनजातियां प्रकृति से लगाव रखती थी और प्रकृति से उतना ही लेती थी जितनी उनको आवश्यकता, लेकिन संथाल लोगों के लिए उतना कुछ नहीं था। वो तो क्या करते थे, जो भी आपको काम दिया वो काम उनको करना था, यानी कुल्हाड़ी वगैरह अपने पास रखते थे और जंगलों को साफ करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे जंगल महालों में बसने के लिए उनको क्या दिया? निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करने के लिए, स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, या बस कहो या हम ऐसे कह सकते हैं वंश में, ये अपने वंश में नहीं कर पाए, अपने वश में नहीं कर पाए, या ऐसा कह सकते हैं अपने वश में ये नहीं कर पाए। बस का मतलब यहाँ होता है अपने वश में, यानी अपने फेवर में, हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो वो अपने फेवर में उन्हें करने में जब असफल हो गए, किनको? पहाड़िया लोगों को, तो उनका ध्यान किसकी तरफ गया? संथालों की तरफ गया। यानी पहले तो उन्होंने पहाड़ियों को स्थायी जीवन बिताने के लिए, स्थायी रूप से खेती करने के लिए, जंगलों की कटाई करने के लिए तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़िया लोग अंग्रेजों की इस जाल में नहीं फंसे। तब उनकी जो पहाड़िया लोगों की काट के रूप में अंग्रेजों ने किसको लाया? संथाल लोगों को इस क्षेत्र में बसाना प्रारंभ किया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जंगल और प्रकृति से अपने को जुड़ा महसूस करते थे। वो प्रकृति से इतना ही लेते थे जितनी आवश्यकता थी। अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, यानी अंग्रेज, उपद्रवी का मतलब है जैसा अंग्रेजों के अनुकूल वो व्यवहार नहीं करते थे, जैसे अंग्रेज उनको चलाना चाहते थे वैसे वो चलने को तैयार नहीं थे। जबकि इसकी विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे यानी निवासी प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। वो बेहिचक तरीके से क्या करते थे? जंगलों की कटाई कर देते थे और उस भूमि को पूरी ताकत लगा करके क्या करते थे? जोतते थे, यानी खेती के योग्य बनाते थे, जो कि अंग्रेज चाहते थे। यानी संथाल लोग अंग्रेजों की इच्छा अनुसार कार्य किया करते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की जो तलहटी में बसने के लिए उन्हें तैयार कर दिया। जो पहाड़ का जो निचला इलाका होता है उसे हम तलहटी कहते हैं। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामीन ए कोह के रूप में सीमांकित किया। यहाँ आपको दामीन ए कोह का मतलब समझना है।
इस शब्द का, दामिन ए को। वैसे तो हम इसको दामिन ए को का मतलब पहाड़ का दामन, लेकिन ये एक क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है पहाड़ियों की स्कर्ट। क्या है? जिसका मतलब होता है पहाड़ियों की स्कर्ट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि दामिनो क्या है। वैसे यहाँ पर दामिनो का जो सीमांकन का मतलब है, दामिनो एक क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ जो भागलपुर से राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी, जो भागलपुर बिहार है और राजमहल झारखंड है, पहले ये बंगाल प्रांत के अंदर ही आता था। और हम जानते हैं ये पहले बिहार स्टेट का भाग था, लेकिन बाद में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो इस पूरे क्षेत्र को, जो भागलपुर से राजमहल तक की पहाड़ियों का वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता और उसका इसी नाम से सीमांकन किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, यानी जो पहाड़ियों की भूमि थी, लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया अब से ये संथालों की भूमि है। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था तथा हल चलाकर खेती, यानी ये उस कुछ कंडीशन थी। संथालों को वहाँ इसलिए बसाया गया था, इसलिए उनको ये जमीन प्रदान की गई कि वो वहाँ पर स्थायी रूप से क्या करेंगे, निवास करेंगे, वहाँ पर वो हल चलाकर खेती करेंगे, यानी गहन कृषि करेंगे और स्थायी किसान का जीवन व्यतीत करेंगे। वो घूमेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि इस जगह थोड़ी देर में खेती की और फिर छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। और साथ में ये भी शर्त थी, क्या शर्त थी? देखो, संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में, अनुदान यानी इनको ग्रांट दी जाती थी, ग्रांट किसकी? जमीन के रूप में शर्त थी कि उनको दी गई भूमि कि कम से कम 10वें भाग को साफ करके अगले 10 वर्षों के भीतर उनको जोतना था। यानी जितने जमीन वाला जो इस राजमहल की पहाड़ियों का तलहटी क्षेत्र इनको दिया गया, उनको कह दिया इस शर्त के अंदर, जो उनका अनुदान पत्र था उसमें, किस भूमि का 10वां भाग यानी 1/10 जो 10वां हिस्सा है, वो आपको कितने सालों में, 10 वर्षों के भीतर आपको जमीन की यानी खेती लायक बनाना। जोतने का मतलब है वहाँ से जंगल वगैरह आपको साफ करने और जंगल वगैरह साफ करके इस इलाके को आपको खेती के योग्य बनाना है। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उनके चारों ओर खंभे गाड़कर उनकी परिसीमा का निर्धारण किया, जैसे वर्तमान समय में करते वैसे ही उसका इलाका पूरा निर्धारित कर लिया कि इतना इलाका हमने संथालों को दिया है। इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ियाँ लोगों की जो पहाड़ियाँ उनसे अलग कर दी, यानी दोनों के बीच में। एक तो देखो अब बहुत अच्छा काम, सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ स्थायी किसानों को, क्योंकि पहाड़िया लोग, पूर्व वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था पहाड़िया लोग किस पर हमला करते थे, स्थायी कृषकों पर, उनको लूट मार करते थे, कभी उनसे खिराज वसूल करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने स्थायी कृषकों और पहाड़िया लोगों के बीच में किसको ले आया? संथाल लोगों को। तो अब क्या होगा? संथाल और पहाड़िया आपस में निपट लेंगे, वो आपस में लड़ लेंगे, यानी कांटे से कांटे निकालने की जो नीति है, उस नीति का अवलंबन अंग्रेजों ने किया। भारत में जब वो आए तो ऐसे ही तो उनको राज का अपना प्रचार किया था, यानी भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध उन्होंने खड़ा किया, लड़ाया, और फिर आपस में लड़ लड़ करके भारतीय कमजोर हो गए और अंग्रेज सर्वशक्तिशाली बनते गए। दामिन ए कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी, ज्यादा विस्तार होने लगा। संथाल गांवों की संख्या 1838 में 40 थी, जो तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 पहुंच गई। यानी बड़े पैमाने पर संथाल लोग यहाँ पर निवास करने लगे, यहाँ पर स्थायी रूप से बसने लगे। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, उससे बढ़कर 82,000 से अधिक। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो प्रजनन क्षमता से इतनी नहीं बढ़ सकती थी, तो क्या हुआ, जो बाहर से भी और बड़ी संख्या में संथालों को यहाँ पर ला करके बसाया गया था। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व की वृद्धि होती गई, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र पर जमीन पर खेती होती थी तो कंपनी को ज़्यादा राजस्व की क्या होती थी, प्राप्ति होती थी। तो कंपनी के आशानुरूप ये कार्य चल रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी में संथाल गीतों और मिथक ऐसी चीजें होती है जिनका कोई प्रमाणिक आधार नहीं माना जाता, जो केवल लोक कथाओं गाथाओं आदि में बताई जाती है। उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया जाता है। उनमें कहा गया कि संथाल लोग अपने बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते रहते थे, यानी वो प्रयत्नशील ही थे कि अपने लिए स्थायी रूप से कोई स्थान हो जहाँ वो उनके निवास के क्या हो, योग्य हो। अब यहाँ पर दामिन ए कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा पर पूर्ण विराम, यानी अब इनका जो घूमने फिरने का जो क्षेत्र था वो अब इनका क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी जिस चाह की खोज में थे वो चाह इनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन ये चाह भी लंबे समय तक फायदेमंद नहीं सिद्ध हुई। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों की ओर बचे तो उन्हें पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, यानी इनका विरोध किया, पर अनंत गोतवा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि संथाल लोग ताकतवर निकले और पहाड़ियों की उनके सामने एक भी नहीं चली। जैसे पहाड़िया लोग
अन्य जो स्थायी कर सकते उनके ऊपर तो अपना दबदबा स्थापित करते थे, उन्हें खिराज वगैरह वसूल करते थे, उन्हें लूटपाट भी कर लिया करते थे। लेकिन संथाल जब आ गए तो संथाल भी आदिवासी जनजाति थे, एक जनजाति को जनजाति से यहाँ टकराया गया और इसमें संथाल लोग बड़े मजबूत निकले और आखिर पहाड़ियाँ लोगों को मजबूर होकर के ऐसे इलाकों में चले जाने लगा जो बिल्कुल ही सूखा और बंजर इलाका था। उन्हें निचली पहाड़ियों और घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया, यानी जो तलहटी वाला क्षेत्र था, और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाका, यानी जहाँ खेती नहीं होती थी या जहाँ अच्छा जंगल भी नहीं था, जहाँ इतने खाद्य पदार्थ भी नहीं थे, तो ऐसे इलाकों में इनको और भीतरी शुष्क यानी सूखे भागों तक इनको सीमित कर दिया गया। उनके रहन सहन तथा जीवन पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए, कई सारी बीमारियों के शिकार हो गए और शारीरिक रूप से भी वो कमजोर हो गए। झूम खेती नई नई झूम वही चीज आ गई जो स्थानांतरित खेती थी। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती थी। तो ये लोग कौन पहाड़ियाँ करते थे झूम खेती, लेकिन अब ऐसी जमीनें उनके पास में नहीं रही थी, क्योंकि उन जमीनों पर अब संथाल लोगों ने क्या कर दिया था, पेड़ वगैरह साफ करके स्थायी रूप से खेती करना शुरू कर दिया। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई। दुर्लभ मतलब जिसको बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया या प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा, जो हमने अभी जो पढ़ा था दामिन इकोहो, उसका हिस्सा बन चुकी थी। यानी वो संथाल लोगों को अंग्रेजों की तरफ अलॉट कर दी गई थी, यानी उनको आवंटित कर दी गई थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीके, जो झूम खेती थी, स्थानांतरित खेती थी, को आगे सफलतापूर्वक तरीके से नहीं चला सके। और जब इस क्षेत्र में जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्या हुई, क्योंकि देखो जंगली जीव जंतु कहाँ रहते थे, जो पहाड़ जंगलों के अंदर थे। जब जंगलों को ही साफ कर दिया, वर्तमान में हम देख रहे हैं, आप कई बार पढ़ते हो कि जीव जंतुओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही, कई सारी प्रजातियां लुप्त हो रही है। उसका कारण क्या बताया जा रहा है, जो मानव जनसंख्या का बढ़ना, अधिक से अधिक मानव ने भौतिक संस्कृति का अपने फैलाव करना, जो आधुनिकीकरण है, जो विकास के नाम पर किए जा रहे कार्य, तो इन सबसे तो वैसा ही हुआ। इससे क्या हुआ, जंगल समाप्त हुए, जंगल समाप्त हुए तो जंगलों के अंदर रहने वाले जो जंगली जानवर वगैरह थे वो समाप्त हो गए। तो जो शिकार के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे पहाड़िया लोग, उनको शिकार भी प्राप्त नहीं हुए। इसके विपरीत, यानी विपरीत का मतलब होता है उल्टा, संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खानाबदोश जिंदगी, खानाबदोश मतलब घूमने फिरने वाली, जैसे वो पहले अपने स्थायी जीवन के लिए ऐसी कोई जमीन की खोज में थे जहां वो रह करके अपना स्थायी रूप से जीवन गुजारा चला सके, तो इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब अंग्रेजों ने इन्हें दामिन इकोहो वाला इलाका आवंटित कर दिया, तो अब उनका घूम तो यानी खानाबदोश जिंदगी है, या कह सकते जो यायावर जिंदगी है, वो इनकी समाप्त हो गई थी। अब वे एक जगह पर बस गए और बाजार के लिए कई प्रकार के वाणिज्यिक फसलों की अब वो खेती करने लगे, यानी जिन फसलों को केवल बेचकर उनसे नकदी प्राप्त करने लगे। व्यापारियों और साहूकारों के साथ भी अब ये संथाल लोग लेन देन करने लगे। हालांकि इसका बड़ा बुरा प्रभाव देखने को हमें मिलेगा, किंतु संथालों ने जल्दी ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि को पर खेती करनी शुरू की है वो उनके हाथों से निकलती जा रही है। यानी वो जमीनें क्या हो रही, नीलाम हो रही, किन के पास जा रही, ये जो व्यापारी थे या साहूकार थे जिनसे ये कर्ज लेते थे या जिनसे कोई वस्तुएं लेते थे। आज भी देखो पुराने समय में मैंने खुद इस क्षेत्र को देखा था, जैसे हमारे क्षेत्र में ये बनिया कहते थे, जो जैन लोग होते थे, बनिया लोग क्या करते थे, किसी शहर में अपनी दुकान वगैरह रखते थे, और उस समय जैसे हमारे परिवार ने भी उनसे सामान वगैरह लाते थे किसी काम में, जैसे अपने जैसे समाज में खूब सारी मृत्यु बहुत जैसी प्रथाएं थी, तो उन प्रथाओं से हर किसी को, ये बनिए लोग होते थे, जिनको ये बनिए लोग ही थे वो जो साहूकार कहलाते थे या महाजन थे, व्यापारी जो भी कह सकते थे, सारा कुछ इन्हीं का था। तो ये ब्याज पर ब्याज, और कभी किसानों से ये सारा पैसा ले भी लेते थे, लेकिन उस अपने कागजों में एंट्री नहीं कर देते या बड़ा चढ़ाकर, यानी कभी भी उस किसान को अपने जाल से नहीं बाहर निकलने देते थे। तो ऐसे इन्होंने संथालों को अपने ऐसा जाल में फंसाया, कितना भी पैसा जितना उधार लिया था उससे 20 गुना देने के बावजूद भी उनकी ज़मीनें उनके पास नहीं रही, यानी वो नीलाम कर दी गई। इन लोगों ने खरीद ली, हड़प ली इनके पास से। क्यों? क्योंकि इन व्यापारियों साहूकारों की मदद कौन करते थे? अंग्रेज लोग करते थे। संथालों ने जिन जमीनों को साफ करके खेती शुरू की उस पर सरकार यानी राज्य भारी कर लगा रही थी। प्रारंभ में तो सरकार ने उनको कहा आप कीजिए, धीरे धीरे टैक्स कम था प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे टैक्स की जो दर है वो बढ़ाई जाने लगी। साहूकार यानी जो दीकू लोग, साहूकारों को ये क्या कहते थे? दीकू कहते थे। लोग क्या करते थे? बहुत ऊंची दरों पर ब्याज लगा रहे थे, यानी इतनी दर। आज भी जब देखते हो गाँव के अंदर जो होते हैं ना, ये सूदखोर होते हैं। कई सारी बातें जैसे आप हमेशा समाचार पत्रों में देखने को मिलती है कि राजस्थान की अभी घटना थी, बीजेपी का जो नेता था उसका बेटे को भी इन सूदखोरों के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी।
और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर वे कब्जा कर रहे थे। कौन कब्जा कर रहे थे? ये जो साहूकार थे, व्यापारी वगैरह थे, वो और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। और जो इस क्षेत्र के जमींदार थे वो भी कहते थे ये तो इलाका उनका है, उनके क्षेत्र में आ रहा है। और उनका भी अब समर्थन कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। जबकि ये इलाका जमींदारों के अंतर्गत था ही नहीं। दाम जो संथाल लोग थे उन्होंने अपने मेहनत, अपने परिश्रम से इस पूरे इलाके को क्या किया था? खेती योग्य बनाया था। 1850 के दशक की बात है। कौन से दशक की? संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण किया जाए। कैसे संसार का निर्माण किया जाए? अभी मैं पूरा आपको संथाल विद्रोह के बारे में भी बताऊंगा, संथाल विद्रोह के कारण भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। यानी कि ऐसा संसार जिस पे उनको अपनी स्वायत्ता प्राप्त हो, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो, जहां उनका अपना शासन हो, यानी बाहरी शासन, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वो औपनिवेशिक शासन ये बाद में देखेंगे, इन फोटो को पहले यहाँ देख लेते हैं। विरुद्ध क्या हो? अब विद्रोह करने का क्या आ गया? समय आ गया। 1855 संपन्न में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण किया। अब मैं आपको थोड़ा इस विद्रोह के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 1850 के ईस्वी के बाद में होने वाला जो विद्रोह था, उस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह अगर किसी जनजाति ने किया था तो वो संथाल जनजाति ने किया था। और वो सबसे तेज भी था और सबसे महत्वपूर्ण भी था। और किस क्षेत्र में? जो हमने ऊपर पढ़ा था, दामिनेखो, यानी भागलपुर से लेकर के जो राजमहल तक का जो संथाल बाहुल्य क्षेत्र है उसमें मोस्ट ऑफ वर्तमान में हम कहें तो इसमें वैसे पश्चिमी बंगाल का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। जैसे वीरभूम था, बांकुरा था, सिंहभूम था, हजारीबाग है, इसके अलावा भागलपुर है, भागलपुर यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा मुंगेर है। तो ये पूरा जो इलाका ये संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। और इस संथाल बाहुल्य क्षेत्र में ये विद्रोह बड़े पैमाने पर फैल गया था। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का आखिर कारण क्या था। इस विद्रोह का हम जैसे मुख्य कारण देखेंगे। मुख्य कारण क्या था? तो इस विद्रोह का जो हम मुख्य कारण की तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो मुख्य कारण था जो अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण की जो नीति थी, उस नीति द्वारा, जिसको हमने ऊपर पढ़ा। और भी जैसे हम इसको और अलग तरीके से हम इसको करें तो जैसे भूमि कर अधिक वसूलना था उनसे, अंग्रेजी अदालतों से उसे संथाल लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता था, पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार से ये परेशान थे, महाजनों के शोषण से ये परेशान थे, और जो ऋण लेते थे यानी उधार की समस्या थी जिस पर अधिक ब्याज दर वसूल करके इनको हमेशा जो कर्ज के जाल में फंसा दिया जाता था और अंत में इनकी जमीनें वगैरह, घर वगैरह सब कुछ इनसे छीन लिया जाता था। इस कारण संथाल लोगों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर लिया था। ये उसके कुछ कारण थे। अब मैं विद्रोह की कुछ आपको घटना भी बता दूं। घटना आपके हुई थी 30 जून 1855 ईस्वी को। एक इलाका पड़ता है जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, भगनी डीह क्षेत्र। तो जो भगनीडीह क्षेत्र में हजारों की संख्या में जनजातीय जो संथाल लोग थे वो एकत्रित हुए और इन अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होकर के अब विद्रोह करने का उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। और किस बात पर? उन्होंने कहा था कि अब हम विदेशी राज्यों को समाप्त करेंगे और न्याय और धर्म पर आधारित अपने संवेग के राज्य की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। इस भावनाओं को लेकर के 30 जून 1855 में भगनीडीह से इस विद्रोह की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगर संथालों के मुख्य नेता की तरफ हम ऊपर मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा सिद्धू को, तो ये मुख्य रूप से 4 भाई थे। मैं इन चारों का नाम आपको लिख देता हूँ। जैसे एक तो सिद्धू था, दूसरा इसमें कानू था, तीसरा इसमें चांद था, चौथा इसके भाई का नाम था भैरव, और इसकी 2 बहनें थी, एक का नाम था फूलो और दूसरी का नाम था झालो। तो ये कुल 6 भाई बहन थे। और यहाँ पर विद्रोह का मुख्य रूप से नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया। हालांकि सभी भाई बहनों ने इस विद्रोह के अंदर भाग लिया था। अब यहाँ पर क्या किया? सिद्धू और कान्हू ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण, एक तो इन्होंने प्रतीक बनाया। प्रतीक किसका? प्रतीक के रूप में इन्होंने जो संथाल लोग थे उनके पास हर संथाल गांव के अंदर या हर इनका जो फलिया वगैरह होता था वहाँ साल की वृक्ष होता था, उसकी टहनी को एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में भेजा गया। और इसके अलावा उन्होंने क्या भेजा? प्रत्येक गांव के अंदर सिद्धू और कानून अपनी तरफ से एक पत्तल भेजी, धूप में सुखाए चावल भेजे, तेल और हल्दी भेजी, और उनसे कहा कि इनको आप प्रयोग करोगे तो इनका प्रयोग करने से संथाल लोगों की आत्मशक्ति बढ़ेगी और वो क्या होगा? संघर्ष की प्रेरणा उन्हें मिलेगी। इसके अलावा इस सिद्धू और कानून ने खुद को क्या कर दिया? ये घोषित कर दिया कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है
उन्हें क्या भेजा है? ईश्वर ने भेजा है, यानी ईश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है और स्वर्ग से उन्हें संदेश प्राप्त हुआ और जो इसने सामग्री पत्तल वगैरह भेजी थी और वो भी उन्होंने कहा ये स्वर्ग से ही हमें ईश्वर की तरफ से मिला है। और इस विद्रोह का एक नया नाम हम देखते हैं, अक्सर इसको हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह? हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो 30 जून है, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक फिर क्या था? संघर्ष रहा। संथाल इतने ताकतवर हुए कि 7 जुलाई को इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, 7 जुलाई 1855 को। और यहाँ पर अंग्रेजों ने मेजर बारो को विद्रोह दबाने के लिए किया, लेकिन संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया। और भी कई सारी लड़ाइयों के अंदर अंग्रेजों को उन्होंने कई बार छोटी बड़ी लड़ाइयों में पराजित किया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर ज़्यादा ताकत के साथ में पूरे संथाल परगनों को घेर दिया गया। और अंत में फिर 1855 ईस्वी में सिद्धू पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। और फरवरी 1856 में कानू भी पकड़ लिया गया। और इस तरीके से फाइनल रूप से 1856 ईस्वी में संथालों का विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया था। तो इसके बाद में जब संथाल विद्रोह समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने देखा यार इस संथालों की समस्या का क्या किया जाए, स्थायी समाधान निकालने के लिए 1855-56 के इस विद्रोह के बाद संथालों के लिए अलग से परगने का निर्माण कर लिया। अंग्रेजों को लगा इनके लिए एक अलग परगना यानी प्रांत बना देंगे तो संथाल लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। और जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर बिहार से, जो वीरभूम वाला क्षेत्र जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता के जिलों से लिया गया था। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जो महाजनों से ज़्यादा पीड़ित थे, थोड़ी बहुत उन्हें राहत देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। अब पहले ऊपर जो हमने फोटो छोड़ दिए थे वो देख लेते, उसके बाद हम आगे वाला इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने कहाँ पर छोड़ा था, पहले तो ये देख लेते। ये फोटो है आपके, जो सिद्धू माझी है जो संथाल विद्रोह का नेता, इसी के नेतृत्व में संथाल लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो विद्रोह की संथाल लोग थे ना, तो उन्होंने किस तरीके से विद्रोह कर रहे थे। यानी वो आमने सामने की लड़ाई लड़ा करते थे, वो कभी भी पीछे नहीं हटा करते थे। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे ये इनके चारों तरफ ये देखो यहाँ पर टुकड़ियाँ है, ये अंग्रेजों की फौज है यहाँ इन्होंने किया। लेकिन ये संथाल लोग थे, जैसे यहाँ से लगाकर पूरा आप इलाका देख सकते हो, इतनी तक का क्षेत्र है, उन्होंने इन लोगों को गौर रखा है और आमने सामने की लड़ाई। और इसमें ये दर्शाने का, ये देखो संथाल यहाँ नीचे जो उनकी गोलियाँ तीर आदि लगने से ये मारे जा रहे हैं, कई तो मर चुके हैं और कई घायल अवस्था में हैं, तो उसको दर्शाने का यहाँ प्रयास किया गया। संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए ये 23 फरवरी 1856 को इलेक्टेड जो लंदन न्यूज, अब देखो इलेक्टेड लंदन न्यूज क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये एक समाचार पत्र था इलेक्टेड, जो क्या कहता है, इलेक्टेड का यहाँ पर मतलब होता है चित्रों व रेखा चित्रों के माध्यम से क्या किया जाता था? समाचारों का प्रकाशन किया। जैसे इनके यहाँ कुछ ये फोटो अगला और देखेंगे तो इसी तरीके से वो चित्र और रेखा चित्रों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करते थे। तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1842 के अंदर। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है हर्बर्ट इंग्राम, इसके द्वारा इसकी 1842 में क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें ये प्रकाशित हुआ और इस विद्रोह के प्रति इस विद्रोह ने संथालों के प्रति जो ब्रिटिशों की धारणा को बदल दिया, क्योंकि ब्रिटिश लोग ये मानते हैं कि संथाल लोग हमारे हर कार्य में सहयोग करेंगे। जैसा उन्होंने जंगलों को साफ किया, भूमि को खेती योग्य बनाया, पहाड़िया लोगों को क्षेत्र से भगा दिया, तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यह हमारे अनुकूल रहेंगे। जो गांव पहले नीरव और शांत दिखाई देते थे अब नर्स और बर्बरता पूर्व कृत्यों के क्या हो गए? स्थान बन गए। ये उन्होंने अपने हिसाब से अंग्रेजों के लिए लिखा, जबकि यहाँ पर संथाल लोग न तो नरसंग थे न बर्बर थे, वो सिर्फ अपनी आज़ादी अपनी स्वतंत्रता के चाह रखते थे। उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनका ये प्रतिकार कर रहे थे। तो यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हो, इनके पास तो ढंग का कपड़ा भी पहनने को नहीं है, सिर्फ यहाँ से अपनी केवल कॉपिन लगाई हुई है और बाकी इनके पास हथियारों के मामले में केवल तीर कमान और कुछ ये फरसे ही है, इसके अलावा इनके पास अन्य कोई हथियार नहीं। फिर भी इन्होंने जो औपनिवेशिक सेना थी उसका बड़ी दृढ़ता के साथ में सामना किया था। एक और फोटो ये भी इलेक्टेड लंदन न्यूज उसी में ही प्रकाशित हुआ था।
तो इसमें क्या बताया गया देखिए, संथालों के गांव जल रहे हैं। ये विद्रोह के दिन की 23 फरवरी 1856 को इलेक्ट्रिक न्यूज लंदन न्यूज में प्रकाशित। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके में छानबीन यानी खोजबीन की गई। संदिग्ध यानी जिनके ऊपर शक था उन लोगों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। यहाँ उनके गांव, जैसे ये यहाँ पर भी बताया गया, ये इनके गांव जल रहे। इधर भी ये देख रहे हो आप, धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी संथाल लोगों के जो घर है उनको पूरी तरीके से जला दिया गया। और जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम लोगों को दिखाए गए और गर्वपूर्ण ये दर्शाने के लिए ब्रिटिश कितने शक्तिशाली और विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक, यानी ये ऐसा फोटो वहां पर प्रकाशित करके अपने को अपना जो घमंड है उस घमंड को दिखाना चाहते थे, अपने गर्व को तुष्ट करना चाहते थे। हम लोग कितने के ताकतवर हैं, अगर कोई हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो हम उनको किस तरीके से उजाड़ कर सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनका जीवन भी हम समाप्त कर सकते हैं। यानी हम सीधा सीधा मैं कहूँ तो कि हम कितने राक्षस बन चुके हैं, हम कितने हैवान हैं, कितने बर्बर हैं। ये बर्बर हालांकि जनजातीय लोगों को कहते थे, लेकिन यहाँ बर्बर कौन थे, अंग्रेज लोग थे। यहाँ देखो ये फोटो में ये जगह जगह इधर भी ये खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अब आगे एक और फोटोज देखेंगे यहाँ पर, ये भी उसी में इलेक्टेड जो लंदन न्यूज है उसी में ही प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर इनमें क्या संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, जैसे ये संथाल कैदी यहाँ पर भी है, ये पीछे भी है, इनको ले जाया जा रहा था। और ध्यान से देखिए इस चित्र में राजनीतिक संदेश आप देख रहे हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर शान से हाथी पर सवार है, ये यहाँ पर सवार है और घोड़े पर बैठा हुआ ये एक अधिकारी, और इसके यहाँ पर ये हुक्का पी रहा है, हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। ये तस्वीर दिखलाती है कि परेशानी का अब समय खत्म हो चुका है। यानी जो विद्रोह जो किया था उस विद्रोह को अब उन्होंने दबा दिया, कुचल दिया। विद्रोह अब जंजीरों से बंधे हुए, देख रहे हैं ना आप, इनके हाथ पीछे की ओर जंजीरों से बांध रखे हैं और उन्हें कहाँ पर बंधे हुए और उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। और कंपनी के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए, देख रहे हो यहाँ घोड़ों पर भी ये सवार है सिपाही, और इधर यहाँ आगे भी चल रहे, यहाँ ये साइड में इनको पकड़ के चल रहे, यहाँ पर भी इनको घेर करके चल रहे, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस तस्वीर से जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाने का प्रयास किया गया है कि ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए इस तरीके की तस्वीरें, यानी ब्रिटिश लोगों को ये लगना चाहिए कि उनको वो आश्वस्त रहे, यानी इसके लिए निश्चित रहे कि हमारी ताकत इतनी है कि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर आवाज़ कोई उठाता तो हम उसे किस तरीके से उसको दबाते हैं उसका यहाँ पर दृश्य अंकित किया गया। यही तो उनकी हैवानियत थी। अब हम आगे इसमें देखेंगे, ये बुकानन का जो विवरण है उसको पढ़ने से पहले साइड में हम इनके कुछ स्रोत हैं, उन स्रोतों को देखेंगे, उसके बाद उनका विवरण हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो संतालों के बारे में बुकानन के जो विचार क्या थे, ये स्रोत है उनकी डायरी से लिया गया है। नई जमीनें साफ करने के लिए वे बहुत होशियार होते थे, लेकिन निजता से काम करते थे। अब देखो यहाँ पर किस शब्द का इसने प्रयोग किया है, यानी किससे निजता से काम करते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं, निजता कैसे कि वो बाढ़ नहीं करते थे। अपनी झोपड़ियों के चारों तरफ सुरक्षा के लिए जो दीवार वगैरह टाइप का जो होता था घास फूस का, उसको नहीं करते थे, और दीवारें सीधी खड़ी होती थी और छोटी छोटी छटी हुई लकड़ियों की बनी होती, जो ऊपर हमने फोटो में देखा था, और जिस पर भीतर की ओर लेप यानी प्लास्टर भी लगा दिया जाता था, जो मिट्टी या गारे आदि का करके प्लास्टर लगा दिया जाता। झोपड़ियाँ छोटी और मेली कुचली होती थी और उनकी छत क्या होती थी, छपाट होती थी, यानी सही ढंग की नहीं होती थी, उनमें उभार बहुत कम होता था, यानी ऊपर की ओर बहुत कम उठी होती थी। अब दूसरा अगला स्रोत जो संख्या 4 भी हम देख लेते हैं, फिर उस पार्ट को हम देखेंगे यहाँ। अब कड़ुआ के पास की चट्टानें, क्योंकि ये एक भूगर्भ शास्त्र भी था और अंग्रेज इसलिए इन विभिन्न क्षेत्रों में बुकानन को भेजा करते थे ताकि वो क्या करें, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की खोज करें, यानी कहाँ कौन सा खनिज पदार्थ हैं, उन पदार्थों की वो क्या करें, बहुमूल्य पत्थरों आदि की खोज करें। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी है। उसमें क्या लिखा, आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टान के एक शिला फलक पर आ गया जिसका कोई ये छोटा सा दानेदार ग्रेनाइट था, जिसमें लाल लाल फेल्सफार क्वार्ट्ज और काला अब्रक, अब्रक को हम जैसे अब्रक ऐसे लिखते हैं, है ना, अधिकतर पुस्तकों में आपको ऐसा अब्रक 2 टाइप का होता है, तो एक तो काला और एक थोड़ा सफ़ेद ऐसा भूरा टाइप का भी होता है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक चट्टान पर आया और वो स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला क्या था, ग्रेनाइट था। जैसे आप देखते हैं ना, राजस्थान का जालोर क्षेत्र पूरे विश्व में ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है और अब्रक के लिए भीलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जिससे पीला सा फेल्सफार और सफ़ेद सा
क्वार्टर्स और काला अभ्रकता। मतलब क्या था, इनको अब यहाँ हम पढ़ेंगे तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर ये ऐसा इन स्रोतों को देने का आखिर उद्देश्य क्या था। अब हम बुकानन का जो विवरण है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे, लेकिन उनकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उनकी यात्राएं केवल भूदर्शियों के प्यार और अज्ञात खोज से ही प्रेरित नहीं थी, जैसा कि हम उनके चित्रों के माध्यम से ये समझ लेंगे। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, जमीन के भूदर्शियों से प्यार करता था, और वो कुछ अज्ञात यानी जिस चीज के बारे में नहीं जाना गया उसकी खोज के लिए आया था, ऐसा नहीं। कंपनी ने इसको एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का पता लगाने के लिए भेजा था, ताकि कंपनी उनका दोहन कर सके। उनके साथ वो अकेला नहीं था, और लोग भी होते थे उनके साथ। नक्शा नवीचु यानी जो नक्शा बनाने वाले लोग थे, सर्वेक्षक थे जो सर्वे करने वाले लोग थे, पालकी उठाने वाले जो इन लोगों को लेकर चलने वाले, खुद बुकानन भी इनमें बैठता था। उनके लिए कुल्ली कुल्ली जो लोग होते हैं ना, आजकल रेलवे स्टेशन पर काम करते जो लोगों का सामान ढोते हैं, तो वैसे पालकी ढोने वालों को कुल्ली कहा जाता कि बड़े दल के साथ सर्वत्र यानी जिस भी क्षेत्र में जाता था वहीं यात्रा करता था। उनकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, और उन्हें उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन अप्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। यानी कंपनी खर्च उठाती थी, इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, उसके मुफ्त में थोड़ा ही उसका फोकट में खर्चा उठाएगी। कंपनी उससे जितना खर्च करती थी उससे 1000 गुना ज्यादा की चाहत रखती थी। तो इसी निश्चित मिशन पर हाँ इसको भेजा जाता था बुकानन को। इसलिए हम बुकानन की जो डायरी में लिखी गई बातों पर अक्सरत हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो एक सहायक साधन के रूप में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बुकानन को ये साफ साफ हिदायत दी जाती थी। हिदायत का मतलब इसको निर्देश दिया जाता था, डायरेक्शन दिया जाता था कि उसे क्या देखना है। यानी अपनी तरफ से वो कुछ काम नहीं, उसे कहा जाता है आपको क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। और तो ऐसा होगा तो वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कैसे लिख पाएगा। वो जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था तो तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही उसे देखा जाता। लोग उसे क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के एजेंट के ही रूप में देखते थे, कोई उसे यात्री या अन्य किसी जानकार के रूप में नहीं देखते थे। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया यानी मजबूत बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, या तो उस प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उसका मनचाहा उपभोग कर सकती थी या उपयोग कर सकती, अपने देश ले जा सकती थी उन संसाधनों, और उससे कंपनी खुद और अपने देश को समृद्ध करना चाहती थी। तो बुकानन ने क्या किया, बुकानन ने परिदर्शियों और राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को वहां पर भेजा, जिसने ब्रिटिश लोगों ने यानी कंपनी ने। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही व्यक्ति था, यानी उसमें ये सारे गुण थे। वो भूवैज्ञानिक भी था, भूगोलवेता भी था, वनस्पति विज्ञान भी था, और वो चिकित्सक भी था, यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी बुकानन था। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने पत्थरों, चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों और परतों को ध्यान पूर्वक देखा, क्योंकि उन्हें खनिज संसाधन निकालने थे। जमीन से किस तरीके से हमने पूर्व में भी पढ़ा था, उसने कहा था कि जो जमीन से कुछ भी प्राप्त हो उसको कैसे अधिकतम योग्य बनाया जा सकता है, उससे कैसे अधिक से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से यानी व्यापार के लिए मूल्यवान पत्थरों, खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट, साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी निरीक्षण किया, ताकि वो इनको सीख सके उनसे, और उसमें क्या सुधार करके कंपनी के व्यापार में अधिकतम क्या कर सके, वृद्धि कर सके। जब बुकानन किसी भूदर्श्य के बारे में लिखता था तो वो अक्सर उतना ही नहीं लिखता था, उसने क्या देखा वो साथ में बहुत सारा लिखता था जो कंपनी के लिए फायदेमंद होता था। भूदर्श्य कैसा था, बल्कि वो ये भी लिखता था कि उसमें फेर बदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया। जैसे हमने ऊपर फसलों के बारे में देखा, यहाँ भी कुछ बताया गया है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती है। वो उस जमीन का भी सर्वेक्षण करता था, बहुत अच्छा जानकार था। जमीन की मिट्टी देखकर वो बता देता था कि इस जमीन पर कौन सी फसल बोई जा सकती है, और वहाँ से कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, या कौन से पेड़ वहाँ उगाए जा सकते हैं यानी लगाए जा सकते हैं, वहाँ कौन से बागान लगाए जा सकते हैं जिनकी उस जमीन के साथ साथ में कंपनी की आर्थिक दृष्टि से, व्यापार वाणिज्य गतिविधियों की दृष्टि से बड़ी लाभप्रद स्थिति प्राप्त हो। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न यानी अलग होती थी। स्थानीय निवासी तो क्या चाहते थे, उनके फायदे के लिए हो और प्रकृति से निश्चित मात्रा में वो लेना चाहते थे, वो कोई लाभ नहीं कमाना चाहते थे, उनकी ऐसी लालची नजरें नहीं थी। लेकिन ये तो
यहाँ बुकानन की तो दृष्टि कैसी थी, लालची थी, ये दुष्ट दृष्टि थी। इस बारे में उसका आकलन हमेशा कंपनी के जो वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के रूप में संबंधित आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। स्थानीय जरूरतों या स्थानीय निवासियों के दृष्टिकोण से नहीं, उसका कंपनी की दृष्टिकोण से इनका निर्धारण होता था। वो अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का बड़ा आलोचक था, क्योंकि वो ये कहता था कि ये तो बड़े ये ज़्यादा मात्रा में श्रम भी नहीं करते, इनके क्षेत्र में खूब सारे संसाधन, उनका ये योग्यतम उपभोग भी नहीं करे, बड़ी मात्रा में जमीन इनको साफ करके खेती योग्य भी नहीं बनाते। क्योंकि ऐसा ये किस लिए कहता था, ऐसा करे तो उसे ज़्यादा खेती और कंपनी को अधिक से अधिक टैक्स प्राप्त हो, अधिक से अधिक खनिज संसाधन महसूस जो प्राप्त हो। ये महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा, तभी क्या होगा, अधिकतम जमीन पर खेती की जा सके और उस जमीन से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसा ही आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर किया गया। अमेरिका आप देखते हो ना, बड़ा आज हर क्षेत्र में खेती में बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, चारागाहों को साफ किया गया और जो यंत्रों के माध्यम से खेती। और आज वही अमेरिका आप हमेशा देखते हो जब बड़े धूल भरे वहाँ पर बवंडर तूफान आते हैं और जिससे अमेरिकियों की जिंदगी बड़ी कष्टमय हो जाती है। उसका कारण क्या, अमेरिकी लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। तो स्थानीय लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, प्रकृति का संरक्षण करते हुए अपना जीवन यापन करते थे, जबकि अंग्रेज चाहते थे कि प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन किया जाए। किसके लिए, उनके फायदे के लिए। एक हम स्रोत ये देख लेते हैं, उसके बाद आज के इस लेक्चर को हम विराम देंगे। तो यहाँ पर एक स्रोत दिया गया है, वो स्रोत क्या है, वनों की कटाई। कैसा है, वनों की कटाई और स्थायी कृषि के बारे में। तो निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसलें, जो चावल होता है, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन, यानी बिखरे हुए पेड़ नहीं, जहाँ से अभी पहले वहाँ तो वन क्षेत्र था, उन पेड़ों को वहाँ काट करके वो खेती के लिए योग्य उसको बनाया गया। और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण है, कमी है तो बच इस क्षेत्र में कुछ प्रगति कैसा, इस जंगलों को पेड़ों को काटे और यहाँ से जो चट्टानें, उन चट्टानों में जो बहुमूल्य खनिज दबे, उन खनिजों को निकालें, विस्तृत एवं उन्नत खेती की। उसके लिए ये प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर, जो रेशम जिससे प्राप्त किया जाता है, और लाख, ये भी जो मैंने ऊपर राल बताया तो वैसे ही होता था, जिसकी अब चूड़ियाँ बनती थी। अब तो कोई ऐसे कम ही पहनते लाख की चूड़ियाँ, लेकिन और भी कई सारे क्षेत्रों में ये प्राप्त होता था। ये जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता था। के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते, बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है, और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं हो वहाँ पर पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी उसने जमीन का इस तरीके से वर्गीकरण किया कि अगर खेती की योग्य बनाया जा सकता है, उस जमीन को खेती के लिए बनाया, जहाँ से खनिज संसाधन निकाले जा सकते हैं वहाँ से खनिज संसाधन निकाले जाए, और जहाँ पर बागान लगाए जाए तो वहाँ पर जो टर्चर वगैरह है तो लाख के जो पेड़ उगाए जाए ताकि उनके बागान लगाए जाए और उनसे अधिक कंपनी का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हो। और इसके अलावा जो इन सभी किसी में भी योग्य नहीं हो, यानी बंजर टाइप की हो, तो वहाँ पर पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जाएं, ताकि उनसे भी क्या हो, ताड़ और जो महुआ का जो पेड़ होता था, इनसे फूल वगैरह से शराब वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों में ये प्रयुक्त होते थे। यानी किस तरीके से अधिकतम उस जमीन, उस जंगली क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में इसने बताने का प्रयास किया। लेकिन इसका दृष्टिकोण, इसका नज़रिया हमेशा कंपनी के जो वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से ही संबंधित रहा था, स्थानीय जानकारी के अनुसार नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में देहात में विद्रोह वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।